जोहार। मैं योगेश योगी सर अपने YouTube के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JPSC और JSSC दोनों की परीक्षाओं के साथ साथ जो भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित वीडियोज अब से सेशन जो है वह चालू हो चुका है। यहाँ से आपको अगर समझना है पूरे टॉपिक को तो पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें और जहाँ भी कंफ्यूजन हो वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में सवाल लिख के भेजें, क्योंकि कंफ्यूजन इस लिहाज से होती है कि कई किताबों में अलग अलग चीज़ें दी हुई रहती है, जैसे कि नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर क्या है, इसमें थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ अंतर मिल जाते हैं। तो ज्योग्राफी के इस सेशन का क्या महत्व है JPSC में, इसे पहले जान लें। यहाँ से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि 20 नंबर के प्रश्न, और 10 प्रश्न को पकड़ने के लिए आपको ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट होना चाहिए झारखंड में वह क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्लियर का मतलब है कि यहाँ के जो राज्य हैं और इन राज्यों से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, यहाँ की जो मौसम है, यहाँ के जो जलवायु है, यहाँ के खनिज संपदा है, यहाँ की कृषि व्यवस्था क्या है, यहाँ के उद्योग धंधे क्या है, इससे संबंधित बातें इस सेक्शन में होंगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होती है जहाँ से प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं, सिर्फ झारखंड के ही नहीं, झारखंड के अलावे भी कई परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे तो आपको प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आज मैं जिस सेक्शन की बात करने जा रहा हूँ वो आज का सेशन जिससे संबंधित है वह है अफवाह प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। देखो, साधारण बोलचाल की भाषा में ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, ड्रेन क्या है, इसे जानेंगे पहले। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसमें कई तरह के चीज होते हैं जिसे समझना होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने आसपास घुमा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कई बड़े शहरों में या आज के दौर में तो कई छोटे शहरों में भी नालियां बनती हैं। एक मुख्य नाली होती है और उसके साथ उसका एक शुरुआत पॉइंट होता है और उसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि एक मुहाना होता है और एक उद्गम स्थल होता है। जहाँ से शुरू होता है उसको उद्गम स्थल बोलते हैं और जिस जगह उसका अंत होता है यानी कि डिपोजिशन होता है उस जगह को हम मुहाना बोलते हैं। इस दौरान जो अन्य नालियाँ या जो अन्य पानी के जो बहाव मिलते हैं इससे उसको उसकी जो है मिलने के कारण जो श्रेणियाँ बनती हैं वह ड्रेनेज सिस्टम का ही हिस्सा है। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम में एक मोटा ड्रेन होता है, एकदम सीधा सादी बात में एक मोटा ड्रेन होता है, उसके साथ कई छोटे छोटे ड्रेन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ हम उसको समझने के लिए ठीक है, परंतु जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। प्रश्न जैसे आता है कि अफवाह प्रणाली क्या है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है। देखिए, सिस्टम यहाँ पर यह है कि सबसे पहले जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक इस सेक्शन में आप काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि मैप का जो सेक्शन है यह सेक्शन आपका तभी काम होगा जब सही से सटीक शब्दों को समझेंगे। सटीक शब्द है कि अफवाह, यानी कि अफवाह यानी कि ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम क्या है और अफवाह प्रणाली क्या है। तो इसका जो अर्थ या परिभाषा है वह परिभाषा है जल के बहाव, जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अफवाह प्रणाली कहलाती है। जल के बहाव का समग्र व्यवस्था ही अफवाह प्रणाली कहलाती है। चाहे वो वर्षा का जल हो, चाहे वो हिमालय के पिघलने से जो लगातार नदियां बहती है उसका जल हो,
उसके जो जो व्यवस्था है, यानी कि जो उसका सिस्टम है, उस सिस्टम को ही हम अफवाह प्रणाली कहते हैं। इसके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। तो क्या क्या तत्व होते हैं इसके? तो पहला बात होता है कि अफवाह प्रणाली में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। कहने का मतलब है कितना जल का बहाव होता है उस अफवाह तंत्र के अंतर्गत, यानी कि एक नदी में कितने जल की बहाव होती है। एक जैसे कि सपोज दैट आप गंगा नदी में लेंगे तो गंगा नदी में जल का बहाव बहुत अधिक है, 12 महीना होती है, क्योंकि उसका जो अमरकंटक से निकलती है तो वहाँ से पानी उन्हें 12 मास मिलता है। परंतु अगर हम अपने यहाँ का एक नदी का उदाहरण लेंगे, दामोदर नदी का, या उससे भी छोटा नदी का उदाहरण लेते हैं, कतरी नदी का, जो बरसात में तो बाढ़ लेके आती है, परंतु जैसे ही बरसात का सीजन कम होता है वह धीरे 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 और कम होते जाती है, परंतु ड्रेनेज सिस्टम उसमें भी होता है। तो जल की मात्रा इसमें निर्भर करता है ड्रेनेज को बनाने में कि कितनी जल की मात्रा इसमें बहाव होती है, और इस जल की मात्रा के अनुसार उसका ड्रेन भी तैयार होता है। उसके पश्चात आता है भूमि की संरचना। जो दूसरा तत्व है वह तत्व है भूमि की संरचना। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। दूसरा तत्व होता है भूमि की संरचना। भूमि की संरचना कहने का मतलब क्या है कि कहीं पे जो संपूर्ण देश की भूमि एक जैसी नहीं है, कहीं पर चट्टानों की अधिकता है तो कहीं पर गीली मिट्टी है, कहीं पर बलुआई मिट्टी है। तो वैसी स्थिति में जहाँ चट्टाने हैं वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सक्रिय हो जाएगी, और जहाँ पर मैदानी इलाका है वहाँ ड्रेनेज सिस्टम चौड़ी हो जाएगी। तो इस पर भी ड्रेनेज सिस्टम निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट होता है ढाल की तीव्रता। कितना तीव्र ढाल है उस पर भी ड्रेनेज सिस्टम आपका काम करता है। यानी कि ढाल अगर कम है तो बहाव कम होगा, ड्रेनेज जो है वह फैलाव होगा, और अगर ढाल अधिक है तो पानी का बहाव अधिक होगा, परंतु ड्रेनेज जरूरी नहीं कि बहुत जगह में फैलाव होगा, क्योंकि ड्रेन जो होगा वो पतली होगी और बहाव के ढाल ज़्यादा है तो बहाव स्पीडली आएगा और वह गहराई करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें ढाल की तीव्रता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर तीव्र ढाल होता है तो क्या होता है, बहाव के साथ नीचे हम जैसे कि गोखुर झील का निर्माण होता है, भी घाटी का निर्माण होता है, ये सब हमें पढ़ना है मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में इस सब से कोई लेना देना नहीं है अभी झारखंड के जो जेपीएससी के सिलेबस। उसके पश्चात आता है जो चौथा तत्व है वह वेजिटेशन है, यानी कि वानस्पतिक घनत्व, कि उस क्षेत्र में वानस्पतिक घनत्व किस प्रकार का है। अगर वानस्पतिक घनत्व अच्छा है, यानी कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो मिट्टी का कटाव कम होगा और ड्रेनेज सिस्टम इससे प्रभावित होगा, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इसमें रुकेगा और जो ड्रेन होगा वह टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्योंकि जहाँ पर अगर मोटे पेड़ है उनके जड़ बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं तो उस मिट्टी का कटाव कम होगा। तो इस कारण से ड्रेन को अपना रास्ता इधर उधर बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो चौथा चीज होता है वह वानस्पतिक घनत्व होता है, यानी कि वेजिटेशन का जो आपका डेंसिटी है वह भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और तीसरा है मिट्टी की संरचना, लास्ट पांचवा, मिट्टी की संरचना। कहने का मतलब है मिट्टी की संरचना से क्या मतलब है, तो मिट्टी की संरचना से मतलब ये है कि मिट्टी में पकड़ किस प्रकार की है, और मिट्टी का जो संरचना कहीं होता है कंकरीली मिट्टी, कहीं होती है बलुआई मिट्टी, कहीं होता है आपका लाल मिट्टी, कहीं खादर, कहीं बांगर। इस प्रकार का जो मिट्टियाँ होती है उसका संरचना भी आपका आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। कहने का मतलब है गांव में आप देखे होंगे जहाँ चीटा मिट्टी होता है, चीटा मिट्टी हम लोग जो देहाती भाषा में बोलते हैं, चीटा मिट्टी जहाँ होता है वहाँ पर ड्रेन कम बहता है, यानी कि गड्ढा कम होता है। लेकिन जहाँ बालू वाला मिट्टी होता है वहाँ पर गड्ढा ज़्यादा होता है। तो चीटा मिट्टी में क्या होता है, जो चीट वाला मिट्टी होता है उसमें ड्रेन जो है ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, और जहाँ बलुआई मिट्टी होगा वहाँ ड्रेन क्या होगा, गड्ढा होके पार होगा। यही है बेसिक कंसेप्ट।
तो हम यहाँ पर आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वह टॉपिक है झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम। तो झारखंड में जो नदियाँ हैं और वह नदियाँ कहाँ से उठती है, कितने किलोमीटर झारखंड में बहती है, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सेशन के बाद जो सेशन और आने वाले हैं वे सारे आपके जेपीएससी के लिहाज से 100% इम्पोर्टेंट है और समझने का कोशिश करना आपको, क्योंकि समझेंगे तभी यह डील हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, झारखंड राज्य की जो अफवाह प्रणाली है, झारखंड राज्य में जो अफवाह प्रणाली है उसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, यानी कि क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड दो वीडियोज बनेंगे। तो इसके दो भागों में क्या बात का पढ़ना है, तो पहला भाग ऐसा भाग है जिसकी जो नदियों का उद्गम स्थल है और जो डायरेक्ट गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी कहाँ बहती है, मुख्य रूप से बिहार में। तो गंगा नदी से जो मिल जाती है उन नदियों को अलग श्रेणी में रखेंगे, और जो दक्षिण या दक्षिण पूर्वी भाग में जो बहती है और उससे होकर बंगाल की खाड़ी या हुगली में जाके मिलती है या कहीं अन्य जगह में जाके अपने मुहाने का निर्माण करती है, तो उस जगह को हम दक्षिण पूर्वी या दक्षिण में बहने वाली नदियों की श्रेणी में रखेंगे। तो दक्षिण में बहने वाली नदियां जो है उसमें मुख्य रूप से दामोदर नदी है, बराकर नदी है, स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई नदी मुख्य रूप से आती है। और जो गंगा नदी में डायरेक्ट मिलने वाली नदियां हैं उसमें क्या है, सोन नदी आती है, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन, सकरी, बूढ़ा, औरंगा आदि, ये सब जो आती है वह गंगा पर। तो आज हम जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में जो नदियां हैं जो बहती है उससे संबंधित हम बात आज करेंगे। और यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सेशन को आप थोड़ा सा भी मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तैयारी को लेके तो थोड़ा सा भी मिस आप नहीं कर दें, और करना भी नहीं है। मिस करेंगे तो फिर आप खुद उसके जिम्मेवार होंगे। देखिए, आज जो हम इस सेक्शन की पहली नदी को उठाएंगे वह नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहने का मतलब है जो हमारा डीवीसी है, या जिसमें बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी आदि नदियां इसमें मिलती है। या यूं कहे कि दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, या ये से समझे कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। चलते हैं, हम दामोदर को समझते हैं। पहले बात कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार का टोरी नामक जगह में है। लातेहार के टोरी नामक जगह से इसका उद्गम स्थल है, और इसका जो मुहाना है वह हुगली नदी में है। यानी कि धनबाद के पास जो यह आती है और यहाँ हुगली नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि धनबाद से क्रॉस करते हुए वो पश्चिम बंगाल को घुसती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में यह मिल जाती है। तो यह कहाँ कहाँ जाती है और किस किस जिले को यह टच करती है। तो सबसे पहले तो यह लातेहार से निकलती है, फिर लोहरदग्गा में आती है, लोहरदग्गा के बाद रांची घुसती है, रांची के बाद हजारीबाग घुसती है, हजारीबाग के बाद वह गिरिडीह में आती है, गिरिडीह से पुनः बोकारो, बोकारो से धनबाद, और धनबाद से होते हुए यह चली जाती है पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में, जहाँ पर यह आपका जो हुगली जो है कोलकाता में, वहाँ पर अपना मुहाना बनाते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। जो दामोदर नदी है इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, जिसमें से 290 किलोमीटर
झारखंड में है और बाद बाकी आपका पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। यानी कि 290 किलोमीटर झारखंड में है और बाद बाकी आपका पश्चिम बंगाल में है। अफवाह क्षेत्र कितना है इसका, कितने क्षेत्रों में यह नदी बहती है, यानी कि इन सभी का जो एरिया है उसका कितना स्क्वायर किलोमीटर में यह नदी बहती है, यह प्रश्न आपका पिछला जेपीएससी में पूछा गया था। तो इसका अफवाह क्षेत्र है 12,800 किलोमीटर। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र 12,900 किलोमीटर है। 12,900 किलोमीटर है। यह कहाँ कहाँ से निकलती है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, लातेहार, रांची, लोहरदगा, इतने जिले को यह क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल को जाती है और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद यह हुगली में मिल जाती है, यानी कि वहाँ मुहाने का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन है? इस बीच में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो इसकी सहायक नदियाँ आपका बराकर है जो कि गिरिडीह में मिलती है। इसका सहायक नदियाँ बोकारो नदी है जो कि बोकारो में मिलती है। कोनार नदी है जो कि बोकारो या धनबाद बोलते हैं, बोकारो के आसपास में ही मिलती है। जमुनिया है जो कि धनबाद में मिलती है। कतरी है जो कि धनबाद में मिलती है और भेड़ा है, भेड़ा नदी भी इसमें मिलती है। यानी कि भेड़ा नदी जो है आपका कहाँ पर है? यह रामगढ़ क्षेत्र में और गिरिडीह का जहाँ पर आपका जो छिन्न मस्तिका मंदिर है उस जगह में भेड़ा नदी है और वह भी इसी नदी में मिलती है। और कुल मिला के इन नदियों का बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया, कतरी और भेड़ा नदियाँ सारे मिलकर आपका दामोदर नदी को प्रवाह करती है और दामोदर नदी उन सभी नदियों का मिला हुआ संयुक्त पानी को पश्चिम बंगाल के हुगली में जाके विसर्जन कर देती है। देखिए, इस नदी का यह महत्व है कि साहित्य में इसे देव नदी कहा गया है, परंतु आज से जब डीवीसी नहीं बना था या पंचायत डैम नहीं बना था तब इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। बंगाल का शोक कहने का मतलब क्या है? क्यों था यह बंगाल का शोक? क्योंकि यहाँ पर झारखंड में हो चाहे इस जगह में जो बारिश के सीजन में होता है, क्योंकि मुख्य रूप से यह बरसाती नदी है, बारिश के सीजन में जो बहाव होता है इस नदी का बहुत ही ज़्यादा होता था और इसका इंड मुहाना है वह बंगाल है। तो इस कारण से उन क्षेत्रों में यह बाढ़ लेके आता था, जिस कारण से यह बंगाल का शोक कहलाता है। परंतु दामोदर वैली कारपोरेशन या डीवीसी का निर्माण होने के बाद, डीवीसी के निर्माण होने के बाद यह शोक अब वरदान में बदल गया। डीवीसी का निर्माण कब हुआ था? तो वह हुआ था 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को डीवीसी का निर्माण हुआ था। यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन जो अस्तित्व में आई थी वह था 7 जुलाई 1948। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और डीवीसी का गठन 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हो जाती है। यह 25,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ यह ऐसा बहुउद्देशीय परियोजना है जो अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रभावित है। यानी कि टेनेंसी घाटी प्राधिकरण जो परियोजना अमेरिका यूएसए का है उसके अनुरूप इस घाटी को बनाया गया। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में, यानी कि इस नदी घाटी परियोजना के बारे में, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो यह आपको आसानी से याद रह जाएगा। रांची और हजारीबाग के बीच में यह एक द्रोणी भी बनाती है और उस द्रोणी को दामोदर नदी द्रोणी कहते हैं। इस द्रोणी को दामोदर नदी द्रोणी कहते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दामोदर नदी जो है वह अब पहले अभिशाप थी, परंतु अब यह एक वरदान बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं आपका डीवीसी, उसके बारे में जानते हैं आप कि यह परियोजना के कारण यहाँ पर जल विद्युत, पीने की पानी की समस्या, इन सारी मत्स्य पालन और भी कई समस्याएं, सिंचाई होगी, ये सब सारी समस्याओं को दूर कर दिया। क्योंकि यह हम भारत के भूगोल में हम इस टॉपिक के बारे में और विस्तार से जानेंगे, इसलिए यहाँ पर जितनी इम्पोर्टेंस है
इतनी इम्पोर्टेंस की चर्चा की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग में लोड लेने से यादें नहीं रहेंगे और सारी चीज़ें आपके अनुसार अनुरूप हो नहीं पाएगी। तो यहाँ तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको दामोदर नदी से संबंधित जो बात है इतना ही जानना है। इसके पश्चात, दामोदर के पश्चात हम जिस नदी के बारे में बात करेंगे वह नदी है बराकर। बराकर नदी कहाँ है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इस बारे में बात करेंगे। तो बराकर नदी, जैसा कि हमने लिखा है, बराकर नदी 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका उद्गम स्थल पद्मा है। इसका उद्गम स्थल, बराकर नदी का उद्गम स्थल पद्मा है। पद्मा से आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जान ले कि जब आपकी सिलेक्शन एक डीएसपी के रूप में होगी या आप पुलिस के कोई भी पदाधिकारी बनेंगे तो आपको ट्रेनिंग लेने के लिए इस सेंटर में एक बार जरूर आना पड़ेगा पद्मा में। तब आप देखेंगे वहाँ पर बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। और यह बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि पद्मा से यह निकलता है, यह नदी पद्मा से निकलती है, गिरिडीह को जाती है, गिरिडीह से फिर यह धनबाद को जाती है और धनबाद होते हुए यह भी आपकी जाके मिल जाती है बंगाल में। तो कहने का मतलब है कि हजारीबाग के पद्मा से निकली हुई बराकर नदी गिरिडीह को जाती है, गिरिडीह से धनबाद, और धनबाद के बाद यह भी दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि यह नदी भी आके दामोदर में मिल जाती है। दामोदर में जहाँ मिलती है उस जगह को हम मानभूम के नाम से जानते हैं। मानभूम जो है वहाँ पर वह दामोदर से मिल जाती है। यानी कि हजारीबाग के पठार से निकली हुई यह बराकर नदी 225 किलोमीटर बहते हुए 225 किलोमीटर की दूरी तय करके दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। और आप लोग जानते हैं कि यही बराकर नदी है जहाँ पर हमारा जो डैम है मैथन बांध है, इसी बराकर नदी पर बना हुआ है। यह नदी मुख्य रूप से बरसाती नदी है। बराकर नदी मुख्य रूप से बरसाती नदी है, परंतु सालों भर इसमें पानी रहती है। यह हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के क्षेत्र में बहती है और डीवीसी के अंतर्गत दामोदर वैली कारपोरेशन, जिसका स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ था, डीवीसी के अंतर्गत जो मैथन बांध का निर्माण है इसी नदी पर हुआ था। मानभूम में जाकर यह जो है दामोदर नदी के साथ मिल जाती है। माँ कल्याणेश्वरी का मंदिर इसी नदी के किनारे है, बराकर नदी के किनारे है। और गिरिडीह के पारसनाथ, यानी कि जिस सर्वोच्च शिखर, जो सम्मेद शिखर का हम बात किए थे इतिहास में, वह सम्मेद शिखर भी इसी नदी के किनारे में ही है। बराकर नदी के किनारे में बौद्ध और जैन धर्म का विशिष्ट योगदान रहा है और जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत सारे मंदिर और मठ इस बराकर नदी के किनारे में बने गए। यानी कि यह बराकर नदी का मुख्य इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला बात है कि मैथन डैम का निर्माण इसी नदी पर हुआ है। इसका उद्गम स्थल हजारीबाग के पद्मा में हुआ है, पद्मा हजारीबाग में हुआ है। इसका जो मुहाना है वह दामोदर में ही है और यह 225 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मानभूम में जाके दामोदर नदी पर से मिल जाती है। यानी कि दामोदर नदी से मिल जाने के बाद यह संयुक्त रूप से दामोदर हो जाती है और फिर दामोदर कहाँ गिरती है, हुगली में। तो यह भी जाके गिरती है हुगली में। इस नदी में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो संगम है इस नदी के किनारे में हमको मिलता है। और हिंदू धर्म में माँ कल्याणेश्वरी की मंदिर, जो कि मैथन डैम के बगल में ही है, यानी कि मैथन का जो डैम है उसी के आसपास में है, तो माँ कल्याणेश्वरी मंदिर इसी नदी के तट पर मिलता है। इसके पश्चात हम देखेंगे स्वर्णरेखा नदी को। स्वर्णरेखा नदी कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है वह नगड़ी में है। नगड़ी कहाँ है? तो नगड़ी रांची में है। तो नगड़ी से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल होता है और यह नदी
जाके बंगाल की खाड़ी में मिलता है। इस दौरान ये 470 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि नगरी रांची के छोटानागपुर के पठार से निकली हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इस दौरान 470 किलोमीटर की जो है दूरी को तय करती है, यानी कि इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। यह रांची जमशेदपुर यानी कि सिंहभूम, रांची से सिंहभूम आती है, जमशेदपुर आती है और जमशेदपुर के बाद उड़ीसा जाती है, उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो उड़ीसा के बाद यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बारे में कहा गया है, इस नदी के बारे में कहा गया है कि इसके जो रेत हैं, इसके रेत में आपके सोने के अंश मिलते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, झारखंड की बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह एकमात्र नदी है। जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह एकमात्र नदी है जो झारखंड में जिसका उद्गम स्थल है, रांची के नगरी में जिसका उद्गम स्थल है, यह एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी में रांची में हुंडरू जलप्रपात है, रांची में हुंडरू जलप्रपात है और इसी नदी में आपका जोन्हा जलप्रपात भी है, जो कि इसके जो सहायक नदी है राढ़ू नदी, उस नदी पर बना हुआ है जोन्हा जलप्रपात। और जहाँ कांची नदी इसमें मिलती है उस जगह पर आपका दासम जलप्रपात यानी कि दसम फॉल जिसके नाम से जानते हैं हम लोग, जो पिकनिक स्पॉट है वह इसी नदी के किनारे आपका मिलता है। तो स्वर्णरेखा नदी से संबंधित क्या बातें हो गई, यह हमारा जो राज्य का राजधानी है यानी कि रांची के नागरी क्षेत्र से निकलती है और नागरी क्षेत्र से निकलते हुए यह मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। इस दौरान यह 470 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। यह रांची से जमशेदपुर जाती है यानी कि सिंहभूम जाती है और सिंहभूम से उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। इस नदी में हुंडरू जलप्रपात है, इस नदी में आपका जोन्हा जलप्रपात है और इसी नदी में कांची के पास आपका दसम फॉल भी है। तो इस प्रकार से हम स्वर्णरेखा नदी को याद रखें। स्वर्णरेखा नदी के बाद हमारे पास जो आता है वह है मयूराक्षी नदी। दक्षिणी कोयल सब छोटा है इसलिए थोड़ा सा आसानी से बात करेंगे। तो इसके पश्चात आता है मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी कहाँ है? मयूराक्षी नदी देवघर में, मयूराक्षी नदी देवघर में जो त्रिकुट पहाड़ है, त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। यानी कि देवघर आपका कहाँ पर है? यहाँ पर जो त्रिकुट पहाड़ है यहाँ से मयूराक्षी नदी निकलते हुए यहाँ से जाती है आपका दुमका, दुमका से गोड्डा, गोड्डा से साहिबगंज और साहिबगंज के बाद बाहर निकल जाती है। तो यह साहिबगंज से बाहर निकलती है और हुगली में जाके पश्चिम बंगाल में हुगली जो है वहाँ पर जाके अपना मुहाना का निर्माण करती है। इस दौरान यह 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि इसका कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। किन क्षेत्रों में बहता है? यह दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा में बहती है। इसमें इस नदी में जो है एक डैम का निर्माण हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह डैम कनाडा के सहयोग से बनाया गया है और कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। इस डैम का नाम मसानजोर डैम है। आप लोग कभी भी तीर्थ करने के लिए या घूमने के लिए तारापीठ अगर मंदिर जाते हैं तो मसानजोर डैम उसी रास्ते में मिलता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए उस डैम का विजिट एक बार जरूर करें क्योंकि मसानजोर एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। हम लोग एक दो बार गए हैं वहाँ पर, बहुत ही रमणीय स्थल है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जहाँ पर आप आराम से पिकनिक स्पॉट जैसा पिकनिक मना सकते हैं। बहुत ही रमणीय दृश्य है वहाँ का और बहुत बड़ा डैम है। इसे कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। और इसकी सबसे खासियत बात क्या है? सबसे खास बात है मयूराक्षी नदी का कि यह एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की, यह एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जहाँ नौगम्य प्रणाली विकसित है, यानी कि नौका का गमन आसानी से होता है, यानी कि बंदरगाह बनाया जा सकता है और यातायात यहाँ से संभव हो सकता है। यानी कि मयूराक्षी नदी का सबसे प्रमुख जो बात है वह है कि यह नौगम्य नदी है और दूसरा है कि यहाँ पर मसानजोर डैम का भी निर्माण हुआ है।
यह त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है इस बारे में। और इस दौरान यह साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा को क्रॉस करती है। अब हम जिन नदियों के बारे में बात करेंगे वह थोड़ा छोटी नदियां हैं, परंतु इम्पोर्टेंस इसलिए रखती है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। 10 प्रश्नों की बात है झारखंड की ज्योग्राफी से, और आपको कोशिश करना है कि 10 में से 10 नंबर, 10 प्रश्न सही हो और 20 नंबर आप सिक्योर कर सके। एकदम से सटीक दिमाग में बैठा लेना है कि आपको किस प्रकार से मैपिंग है, कहाँ नदियाँ बहती है, कहाँ का अपवाह तंत्र कैसा है, यह एकदम सटीक से दिमाग में बैठा लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं हम दक्षिणी कोयल नदी पर। दक्षिणी कोयल नदी के बारे में हम बात करेंगे। दक्षिणी कोयल नदी जो है यह भी नगड़ी रांची से निकलती है, नगड़ी रांची से निकलती है दक्षिणी कोयल नदी, और 470 किलोमीटर इसकी दूरी तय करती है, यानी कि कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। और मुहाना इसका कहाँ है? शंख नदी, यानी कि यह जाके शंख नदी में मिल जाती है। जो सॉरी शंख नदी उड़ीसा में मिलती है। यह शंख नदी जो है उड़ीसा जब शंख नदी पहुंचती है तब यह जाके वहां पर मिलती है। यह इसका जो सहायक नदियां हैं, इसका सहायक नदियां कारो है, उसरो है और बरसोती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वह 3 सहायक नदियां हैं, कारो, उसरो और बरसोती। यह 3 नदियां याद रखेंगे, क्योंकि यह जो नदी है, यह नदी चूंकि झारखंड से निकलने वाली ही एक नदी है शंख नदी, उसमें जाके मिलती है उड़ीसा में, और जिस क्षेत्र का नाम गंगापुर है वहीं पर जाके यह उड़ीसा में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है कारो, उसरो और बरसोती, चूंकि यहाँ कारो नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि कारो नदी में ही कोयल कारो परियोजना का निर्माण हुआ है। जो कोयल कारो परियोजना है वह कारो नदी में ही बनाया गया है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। चलते हैं शंख नदी पर और शंख नदी के बारे में बात करते हैं। शंख नदी जो है वह चैनपुर यानी कि गुमला से निकलती है। शंख नदी गुमला से निकलती है और गुमला से निकलते हुए यह रांची की ओर जाती है। रांची के नगरी में जाके दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है, यानी कि रांची के इसका मुहाना रांची का नागड़ी ही है। यानी कि यह नदी जो आती है चैनपुर गुमला से 240 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए और जाके दक्षिणी कोयल नदी के साथ मिल जाती है। यानी कि यह सिर्फ गुमला और रांची के बीच में बहती है, परंतु कहा जा सकता है कि यह सिर्फ गुमला में ही बहती है। यह नदी बहुत ही सक्रिय है और गहरी खाई है, जैसा कि हमने अफवाह तंत्र में बताया कि जो अफवाह सक्रिय होगा वह गहरी होगा और जो अफवाह फैला हुआ होगा वह गहरा नहीं होगा। तो यह सक्रिय भी है और गहरी है और खाई का निर्माण करती है। सघनी घाघ जलप्रपात, जो सघनी घाघ जलप्रपात है वह इसी नदी में है और यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण होता है। तो यह इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यह सिर्फ गुमला नदी में बहती है और 240 किलोमीटर बहती है, और मुहाना इसका दक्षिणी कोयल नदी है जो कि नगड़ी के पास है। रांची में आते आते वो खत्म हो जाती है। इसके पश्चात आता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहाँ है? ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी, ब्राह्मणी नदी जो है वह दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। यानी कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, दुमका से निकल के वह गोड्डा जाती है, गोड्डा से साहेबगंज जाती है, फिर साहेबगंज से होते हुए मुहाना हुगली है, हुगली में जाके मिल जाती है। इस दौरान वह 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका सहायक नदी है गुमरो और एरो, ये रो से याद रखेंगे, गुमरो एरो। जो 2 सहायक नदियां हैं, पहला है गुमरो और दूसरा है एरो। इस नदी को एक स्पेसिफिक नाम है दामिने कोह की झिलमिल नदी। दामिने कोह की झिलमिल यानी कि जो दामिने कोह क्षेत्र है, यानी कि दुमका का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की ऊंचाई में यह नदी इस प्रकार से बहती है कि वह झिलमिलाते हुए सितारे की तरह नजर आती है, इसलिए इसे दामिने कोह की झिलमिल नदी कहते हैं। और यह साहेबगंज देवघर होते हुए गोड्डा जाती है, गोड्डा से
देवघर हो के गोड्डा जाती है, गोड्डा से साहेबगंज, साहेबगंज के बाद यह हुगली में मिल जाती है। इसके पश्चात जो है वह है गुमानी और बांसलोई। तो गुमानी और बांसलोई नदी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और हुगली में जाके मिल जाती है। और साहेबगंज में यह इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये हाल फिलहाल में जो केस मुकदमा आप पढ़े थे बालू उत्खनन से लेकर, यह यही गुमानी नदी में है। क्योंकि गुमानी नदी जो है यह बालू उत्खनन के लिए खूब जाना जाता है। और यहाँ पर जो साहेबगंज क्षेत्र जो है, साहेबगंज क्षेत्र से बालू का जो काला बाजारी होता है वह कहाँ होता है वो भी आपको पता है, क्योंकि वह काला बाजारी बिहार की ओर जाता है। तो साहेबगंज से बिहार की ओर जाता है बाली, यहाँ से जो है गुमानी नदी से उत्खनन करके। और यह बहुत बड़ा रैकेट है और इस रैकेट में बहुत सारे लोगों का नाम है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो गुमानी नदी मुख्य रूप से बालू उत्खनन के लिए भी जानी जाती है। इसके पश्चात आता है बांसलोई नदी। इसके बाद भी छोटे छोटे नदियां हैं, जैसे अजय नदी है, ये सब है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने का भी यहाँ कोई रोल नहीं है। और बाद बाकी तो छोटे मोटे किताब भी उठाएंगे तो उसमें आपको दे दिए होंगे, जो समझना है उसको समझना है। बांसलोई नदी जो है वह गोड्डा से निकलती है और गंगा नदी का जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहाँ जाके मिल जाती है। सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यह जो है गोड्डा और पाकुड़ के बीच में एक सीमा रेखा का निर्माण करती है, इसलिए यह बांसलोई नदी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न एक बार पूछ चुका है कि आपका गोड्डा और पाकुड़ को अलग कर कौन सी नदी अलग करती है, तो वह आंसर होगा बांसलोई नदी। दोस्तों यहाँ तक आपका जो है दक्षिण में बहने वाली नदियाँ या दक्षिण पूर्वी हिस्से में बहने वाली नदियों से संबंधित बातें हो गई। अब हम कल जो नेक्स्ट सेशन जो बनाएंगे या नेक्स्ट सेशन का जो वीडियो होगा वह वीडियो होगा आपको गंगा में मिलने वाली नदियाँ, यानी कि गंगा में जो नदियाँ मिलती है वह नदी झारखंड के अफवाह प्रणाली के अंतर्गत किन किन जिलों से होकर गुजरती है और कितने किलोमीटर की दूरी को तय करती है और इसकी मुहाने कहाँ है, इस बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेके तो कोशिश करें कि जितना से ज़्यादा हो अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखने का। और जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को लिखना चालू करेंगे, यकीन मानिए कि आपकी जो प्रश्न पूछने की क्षमता है वह डेवलप हो जाएगी और मुझे उत्तर देके आपको संतुष्ट करके मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। कोशिश करें दोस्तों, जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अगर पढ़ाई है तभी आप कामयाब होंगे। और अगर आपको पद्मा, जो पद्मा है यहाँ पर हजारीबाग जिले में जहाँ निकलती है बहुत सारी नदियाँ, जो यहाँ से निकलती है बहुत सारी नदियाँ, बराकर के उद्गम स्थल को अगर जानना है और बराकर के उद्गम स्थल को देखना है तो आप उस जगह में पहुँचिए जहाँ पर DYSP यानी कि DSP की ट्रेनिंग होती है। और जब वर्दी पहन के उस जगह जाएंगे तो मुझे एक बार जरूर याद करेंगे कि हमें पद्मा पहुँचा दिए सर ने। कोशिश करें दोस्तों, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।